हेलो बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। द बैटल ऑफ बक्सर। थ्रू अ पपेट नवाब मीर जफर फेल टू कॉम्प्ली विद द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द इंग्लिश। जैसे कि हमने देखा पहले क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। अब हमारा बैटल ऑफ बक्सर होगा। ठीक है, तो हमने देखा जो मीर जफर था वो क्या था, पपेट नवाब था। अब वो भी क्या होने लगा, इंग्लिश की बढ़ती हुई डिमांड से, जो ब्रिटिशर है उनकी बढ़ती हुई डिमांड से वो भी परेशान होने लगा था। कॉन्सिक्वेंटली ही टू वॉज रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम एज अ नवाब ऑफ बंगाल। तो उसको भी क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। उसकी जगह मीर कासिम को क्या कर दिया था, बंगाल का नवाब बना दिया था। मीर कासिम वाज द सन इन लॉ ऑफ मीर जफर। ये क्या था, ये सन इन लॉ था मीर जफर का। मीर कासिम इन टर्न ग्रांटेड द जमींदारी राइट्स ऑफ बर्दवान, मिदनापुर एंड चिटागोंग। ठीक है, यहाँ की क्या दे दी थी उन्होंने, जमींदारी दे दी थी। पहले भी हमने देखा 12 विलेजेस की मिली, फिर 24 विलेजेस की मिली। क्या हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स थे अब अपने हाथ बंगाल में फैलाते जा रहे थे। ठीक है, ही ऑल्सो प्रोमिस्ड टू हेल्प द कंपनी फाइनेंशियली इन इट्स सदर्न एक्सपेंडिशन। अब क्या हो गया, अब जो ब्रिटिशर्स ने सदर्न की साइड अपना क्या किया, अपने आप को फैलाने का जो अभियान है वो स्टार्ट किया। ठीक है बच्चों, अब मीर कासिम जब नवाब बना फिर क्या हुआ, मीर कासिम ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंपनीज इंटरफेरेंस इन हिज पॉलिसीज। जैसे हमने देखा मीर जफर के टाइम में भी जो कंपनी है बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही थी, तो वो भी परेशान हो गया था कंपनी के डिमांड्स को पूरा कर करके। इसी तरह जो मीर कासिम था वो भी जो था एक तरह से परेशानी हो रहा था, तो इसने क्या किया, इसने ट्रांसफर कर दिया अपने कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही थी उसकी पॉलिसी से। ठीक है, ही मेड एफर्ट्स इन ट्रेन हिज आर्मी इन द मॉडर्न यूरोपियन टेक्निक। अब उसने अपनी आर्मी को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया यूरोपियन टेक्निक के हिसाब से। ठीक है, ही ऑल्सो इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटरनल ट्रेड ऑफ द कंपनी इन बंगाल। ही एबॉलिश ऑल ड्यूटीज ऑन इंटरनल ट्रेड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ द इंग्लिश एंड द इंडियंस फॉर ट्रेड। उसने क्या कर दिया, उसने एबॉलिश कर दिया। ठीक है, जो इंग्लिश कंपनी है उनको पूरी तरह से जो राइट मिल रखा था, कभी भी कहीं भी आकर वो क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रखी थी उन लोगों को इंडियन के बराबर की, तो वो सब चीजें उसने एबॉलिश करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, द इंग्लिश वर बोथ सरप्राइज्ड एंड अलार्म्ड बाय दिस मूव्स ऑफ मीर कासिम। अब वो भी बहुत ज्यादा जो है हैरान हो गए मीर कासिम के इस मूव को देखकर। ठीक है, वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे जो भी बंगाल का नवाब बने वो हमारा पपेट ही बने, वो हमारे खिलाफ ना बोले, हमारे अगेंस्ट ना बोले। ठीक है, जो हम करें वही करें, ये सब ब्रिटिशर्स चाहते थे। मीर कासिम वाज डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन सेवरल एनकाउंटर्स एंड फोर्स्ड टू फ्ली टू औध। तो मीर कासिम जो था वो क्या हुआ, वो हार गया था इंग्लिश से, और उसने क्या किया, अब उसने औध की तरफ अपना जो है अपना फोर्स को लेके चला गया। ठीक है, देयर ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद शुजा उद्दौला, जहां पर उसने संधि की किसी शुजा-उद-दौला से, द नवाब ऑफ औध, जो कहाँ का नवाब था, औध का। ठीक है, एंड शाह आलम सेकेंड, और किसी की, एक शुजा-उद-दौला से की और शाह आलम सेकेंड से की। द मुगल एम्पर इन ऑर्डर टू एक्सपेल द इंग्लिश फ्रॉम बंगाल। ठीक है, इन दोनों से उसने क्या किया, अलायंस किया, संधि की। किससे, एक तो इससे की और एक इससे की। नंबर 1 ये था, नंबर 2 ये था। ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहता था, इंग्लिश को हटाना चाहता था बंगाल से। ओके, द कॉम्बाइंड आर्मीज ऑफ दिस 3 रूलर्स met the English force under मेजर मुनरो एट बक्सर। ठीक है, मेजर मुनरो के जो है अंडर में ये जो तीनों फोर्स है कहाँ पर मिली, बक्सर मिली, ऑन 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, हमारी बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और हमारी बैटल ऑफ बक्सर कब हुई, 1764 में हुई। द इंडियन आर्मी वाज डिफीटेड
जो इंडियन आर्मी थी अब वो हार गई। मीर कासिम वाज एक्सपेल्ड, उसको हटा दिया गया फ्रॉम बंगाल से, और मीर जफर वाज रीस्टॉल्ड एज अ नवाब ऑफ बंगाल। इसको दोबारा क्या कर दिया गया था, बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ही प्रॉमिस टू पे ₹500,000 टू द कंपनी एवरी मंथ, और इससे प्रॉमिस करवाया गया कि वो कंपनी को हर साल जो है ₹500,000 एवरी मंथ देगी। ठीक है। फिर द बैटल ऑफ बक्सर क्लियरली डिस्प्लेड द सुपीरियर मिलिट्री पावर ऑफ द इंग्लिश। बैटल ऑफ बक्सर से हमें क्या पता चला कि जब जो है जो इंग्लिश की जो पावर है वो और ज्यादा क्या हो गई थी, सुपीरियर हो गई थी, मतलब मिलिट्री पावर उसकी ज्यादा सुपीरियर थी। उसने बैटल ऑफ प्लासी भी जीत ली। फिलहाल बैटल ऑफ प्लासी तो इसलिए जीती थी उन्होंने बच्चों क्योंकि उनके घर के ही भेदियों ने लंका ढाया था। क्यों? क्योंकि मीर जफर ब्रिटिशर्स से मिल गया था, और भी हमने काफियों का नाम पढ़ा था जिसमें मैंने बोला था मीर जफर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काफी लोग जो है ब्रिटिशर्स से मिल गए थे, और क्या हुआ था, और साथ में कितनों ने तो जो है बैटल ऑफ प्लासी जो इतने बंगाल के ही लोग थे वो अब मैदान में ही नहीं उतरे थे। ये भी बहुत कुछ हो गया था। ठीक है, इसलिए ब्रिटिशर जीत गए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ब्रिटिशर की जो आर्मी थी वो अपने आप में ही सुपीरियर हो गई, तभी वो इस जो है वॉर को जीत पाई। द होल ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज नाउ एट देयर फीट। अब ये सब चीजें कहाँ आ गई, ब्रिटिशर्स के पैरों में आ गई, मतलब वो आराम से इस पर क्या कर रहे थे, अपनी हुकूमत कर रहे थे। द एंटायर टेरिटरी अप टिल इलाहाबाद नाउ केम अंडर द कंट्रोल। अब ये सब भी क्या आ गई थी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई थी। द इंग्लिश गियर देमसेल्फ टू चेक द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द मराठा। अब वो क्या करना चाह रहे थे, मराठा की बढ़ती पावर को रोकना चाह रहे थे। उस टाइम मराठा भी क्या किस में आ गए थे, पावर में आ गए थे। ठीक है। अब क्या हुआ था, इन 1765 बाय अ रॉयल वर्डिक्ट ऑफ द मुगल एम्परर के एक बहुत ही बड़े निर्णय के थ्रू, ठीक है, जो उन्होंने वर्डिक्ट में निर्णय लिया था, द कंपनी बिकेम, कंपनी हो गई थी दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल, बंगाल प्रांत की, ठीक है, दीवानी उसको मिल गई थी। द मेन दैट द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड नाउ फाइनेंस द कंपनी एक्सपेंस लाइक परचेज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, maintenance of the company's vast troops and meeting the cost of building of company's offices and fort at Calcutta। बच्चों इसका मतलब ये था कि जो रेवेन्यू है जो इंडिया से लिया जा रहा था, ठीक है, वो अब क्या करेगा, जो एक्सपेंस होगा जैसे कॉटन पर, सिल्क टेक्सटाइल पर, मेंटेनेंस ऑफ द कंपनी पर, ठीक है, वास्ट ट्रूप्स मतलब जो सैनिकों पर, ये सब क्या होगा, उन्हीं से रेवेन्यू, इंडिया के ही रेवेन्यू से ये सारी जो ब्रिटिशर्स की डिमांड है वो पूरी की जाएगी। ठीक है, तो यही क्या था, मीटिंग ऑफ द कोस्ट, बिल्डिंग ऑफ कंपनीज ऑफिसर एंड फोर्ट एट कलकत्ता। ठीक है, जो भी रेवेन्यू इंडिया के ही रेवेन्यू से कंपनी की डिमांड पूरी की जा रही थी, डेट मीन्स इंडिया का ही पूरी तरह से लॉस हो रहा था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दिस वाइल ऑन वन हैंड, इस प्रकार एक और द एंटायर पावर एंड फाइनेंस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। जो पूरी जो पावर थी, ठीक है, वो चाहे वो फाइनेंस हो, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, वो किसी अंडर में आ गई थी, कंपनी के अंडर में आ गई थी। विथ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी द नवाब ऑफ बंगाल हैड टू रन द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एनी फाइनेंस। अब बिना फाइनेंस के क्या करना था, नवाब ऑफ बंगाल को जो उसका एंटायर है उसको रन करना था, ठीक है, चलाना था। तो वो कैसे चलाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम ही थी उसके आगे। क्योंकि जो सारी जो फाइनेंस जितने भी फाइनेंस जो पावर थी वो किसके अंडर में आ गई थी, कंपनी के अंडर में आ गई थी। कंपनी कौन थे बच्चों, ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंडर में अब पूरा नवाब उनकी मुट्ठी में आ गया था, बंगाल। ओके, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज नोन एज द ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह की जो गवर्नेंस थी उसको क्या बोला गया था, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो सिर्फ जो नवाब था वो एज अ पपेट का रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, और जो फाइनेंस कंट्रोल था वो पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर में था। नवाब के पास कोई राइट नहीं था कि वो जो भी रेवेन्यू जो उसको वहाँ के पीपल से मिल रहा है वो अपने पास रखे या उसको किसी भी तरह से खर्च कर सके, पीपल के लिए ही खर्च कर सके, उसके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं था।
ठीक है। इसी तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को बोला गया है ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। द सिस्टम प्रोवाइडेड टू बी federal for the people of Bengal as neither the Nawab nor the company care for them। ठीक है। तो ना तो बंगाल के नवाब को जो वहाँ के लोग थे उनकी परवाह थी और ना ही कंपनी को उनकी परवाह थी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी लोगों के पास तो नवाब कैसे हेल्प करेगा जब फाइनल उसके हाथ में फाइनेंस ही नहीं था, उसके हाथ में रिवेन्यूज नहीं आते थे, सारे किसके हाथ में जाते थे डायरेक्ट, सारे जो है वहाँ जो कंपनी है वो ले लेती थी, मीन्स ब्रिटिशर्स ले लेते थे। जब उसके हैंड में कुछ भी नहीं जाता था, ठीक है, नवाब के हैंड में, तो फिर जो नवाब है वो पीपल की हेल्प कैसे करेगा। ओके। तो इसलिए लोगों की अब क्या थी, लोगों के सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। ओके। द आउटब्रेक ऑफ अ famine in Bengal in the year 1770 clearly exposed the abuses of the dual system of administration। जब 1770 में क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था, फैमिन में सूखा पड़ना, बहुत ही भयंकर सूखा पड़ गया था, तो लोग कितनी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है। और उनके पास भी कोई कुछ फाइनेंस हेल्प नहीं होगा, कहाँ से होगा, नवाब हेल्प कर नहीं सकता। ब्रिटिशर्स इंडियंस के बारे में क्यों सोचेंगे, वो तो यहाँ से सब कुछ ले जा के ब्रिटेन में सब भर रहे थे, उनको इंडियन के चाहे सूखा पड़े चाहे वो जिए चाहे मरे, उनको उसकी कोई किसी भी तरह की फिक्र नहीं थी। तो लोगों ने उसकी जो ड्यूअल सिस्टम है उसके अगेंस्ट लोगों ने ही आवाज उठानी शुरू की। ठीक है। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट इन द फैमिन। तो उससे भी क्या हुआ था, जो 1/3 पॉपुलेशन है, इतना भयानक सूखा पड़ा था कि 1/3 जो पॉपुलेशन है वही क्या हो गई थी, वही खत्म हो गई थी। द ड्यूअल सिस्टम वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन 1772। और फिर क्या हुआ था, 1772 को ड्यूअल सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा बैटल ऑफ बक्सर फिनिश होता है। ओके बच्चों, आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।